नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों का शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं, अगर संभव हो सके तो न केवल वो हमारे कार्यक्रमों को देखें बल्कि साथ साथ हमारी थोड़ी सी आर्थिक मदद भी करें। हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। और अब आज की बातचीत हम शुरू करते हैं। दरअसल इस वक्त देश की राजनीति में भूचाल छाया हुआ है और भूचाल आने के लिए जिम्मेदार है बिहार की जेडीयू आरजेडी की सरकार, जिन्होंने जाति गणना की रिपोर्ट का खुलासा कर दिया है, पब्लिक कर दिया है। इस रिपोर्ट के आने के बाद जो सबसे बड़ी चर्चा ये की जा रही है, क्या 2024 के लिए इंडिया गठबंधन ने अपना एजेंडा सेट कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा था वो अब काफी हद तक डिस्टेबलाइज्ड हो गया है। इस पूरे मसले पर भारतीय जनता पार्टी थोड़ी फंसी हुई सी महसूस करती है, क्योंकि खुद अगर हम भारतीय जनता पार्टी के अपने नेताओं के बयानों को देखें तो स्थिति स्पष्ट होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव यानी बिहार के सरकार की जो जाति गणना के रिपोर्ट के पब्लिक होने के बाद बहुत ही तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा है, पहले जाति के नाम पर देश को बांटा, अब फिर वह पाप कर रहे हैं। पाप शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जाति गणना रिपोर्ट के पर कहा है। पहले जाति के नाम पर देश को बांटा, अब फिर वही पाप कर रहे हैं, मतलब दोबारा पाप कर। पाप शब्द बड़ा गहरा शब्द है। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा है कि सत्ता में आने के बाद पहला काम करेंगे जाति आधारित जनगणना का, यानी सत्ता में आने के बाद पहला काम करेंगे, अगर हम लोग 2024 सत्ता में आए तो कास्ट सेंसस को पहला काम करेंगे, यानी कास्ट सेंसस करवाएंगे। लेकिन इस बीच में जो बीजेपी की स्थिति बिहार के अंदर है, वहां एक अजीब सी कंफ्यूजन की स्थिति दिखाई पड़ रही है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का कहना है, पहले जाति गणना का तरीका देखेंगे, उसकी मेथोडोलॉजी क्या है, हम पहले उसके बारे में चर्चा करेंगे। सुशील मोदी वो क्रेडिट लेने की कोशिश कर, उनका कहना है कि नीतीश के अलग होने से पहले ही जाति गणना का फैसला कर चुके थे। यानी सुशील मोदी और सम्राट चौधरी अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। इस बीच गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री है, उनका यह कहना है कि दरअसल नीतीश भ्रम फैला रहे हैं। अब ये तीन अलग अलग मुंह से तीन अलग अलग बातें आ रही हैं। यानी जो पीसीसी के प्रेसिडेंट है वो भी मेथोडोलॉजी चेक करेंगे और तब उसके बाद किसी तरीके कोई टिप्पणी करेंगे। लेकिन सुशील मोदी जो बिहार के अंदर उप मुख्यमंत्री रहे, आज की तारीख में बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा से हैं, वो कह रहे हैं कि नीतीश के अलग होने से पहले जाति गणना का फैसला हम लोग कर चुके थे, यानी क्रेडिट लेना चाहते हैं। और गिरिराज सिंह कह रहे हैं नीतीश भ्रम फैला रहे हैं। अब हम आपको बता देते हैं दरअसल जाति गणना का ये जो रिलीज हुई है, इसका खेल क्या है। खेल का मतलब इस रिपोर्ट में आंकड़े क्या है, और उन आंकड़ों के बहाने एक नई तस्वीर देश की राजनीति के सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। इस रिपोर्ट को अगर आप स्क्रीन पर नजर डालें तो देखिए कि बिहार के अंदर कुल 13 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। वहां पे आबादी में हिंदुओं की आबादी 81.99% है, मुस्लिम की आबादी 17.07% है, सिख की आबादी 0.011 और ईसाई 0.05% के आसपास है। इसके साथ अब जो असली रिपोर्ट है वो क्या कहती है, और यही इस पूरी रिपोर्ट का सबसे बड़ा पहलू है। अति पिछड़ा वर्ग 36.01% है। मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है। इस रिपोर्ट में 37.01% होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग 26 के आसपास होना चाहिए था। इसको एक बार हम करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। एससी वर्ग 19.65% है, सवर्ण 15.2% है, एसटी 1.68% है। और जब हम ये अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग को एक साथ कर देते हैं तो ये आंकड़ा हो जाता है 73% के आसपास, माफ करिएगा 63% के आसपास ये आंकड़ा हो जाता है। और फिर 100 में से 63 यानी पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी है। इसके साथ साथ यादव सबसे बड़ी कम्युनिटी बनकर उभरी, 14% उनकी आबादी है, ब्राह्मण 3.66% है, राजपूत 3.45% है, मुसहर 3% है, कुर्मी 2.87% है और भूमिहार 2.86% है। ये आंकड़ा जब सामने आया है तो जाहिर सी बात है कि अब एक नई डिमांड उठ सकती है। वो डिमांड क्या होगी? वो डिमांड इस बात को लेकर होगी कि दरअसल जो उनकी आबादी है उस आबादी के हिसाब से क्या उनका रिप्रेजेंटेशन सरकार में है, नौकरियों में है, और साथ ही साथ क्या शैक्षणिक संस्थाओं में उनकी आबादी है।
बिल्कुल मुझे लगता है कि हमने जो ग्राफिक्स बनाया था उस ग्राफिक्स में गड़बड़ी है, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। पिछड़ा वर्ग 27.12% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01% है, अनुसूचित जाति 19.65% है, अनुसूचित जनजाति 1.68% है और सवर्ण वर्ग 15.52% है। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे प्रोड्यूसर महोदय उसको ठीक करने की कोशिश करें। तो ये जो आंकड़े अब इस वक्त हमारे साथ हैं, इन आंकड़ों पर के हिसाब से हम बातचीत करेंगे कि दरअसल ये जो कास्ट जाति गणना की रिपोर्ट रिलीज हुई है, इस रिलीज का क्या असर हो सकता है, कैसे देश की राजनीति को प्रभावित कर सकती है, बीजेपी इसमें कैसे अपने आप को फंसी हुई महसूस करती है और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन इसको कैसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है और उत्तर प्रदेश और बिहार में इसका क्या असर दिखाई पड़ेगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है फैसल अली साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ वो आरजेडी के नेता के तौर पर हमारे सामने उपलब्ध है। अजय आशीर्वाद द वायर में पॉलिटिकल एडिटर है और डॉक्टर लक्ष्मण यादव जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल अली साहब, क्या कारण है कि आप लोगों ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया? इसके पीछे की मंशा क्या है? कौन सी राजनीति खेल रहे हैं आप लोग? देखिए, इसमें किसी राजनीति की बात नहीं है। एक चीज बिल्कुल तय है कि लालू प्रसाद यादव जी का जो नारा था सामाजिक न्याय का था, कि सामाजिक न्याय की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, उसके साथ उन्होंने ऐड किया आर्थिक न्याय। तो सामाजिक न्याय का 30 साल से जो प्रयोग चल रहा था वो चलता रहा, उसका असर भी देखने को मिला कि जो पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, शोषित समाज, अल्पसंख्यक समाज है, वो बढ़ चढ़ करके राजनीतिक गतिविधियों में, सामाजिक कार्यों में या सामाजिक पृष्ठभूमि में वो आगे आया। लेकिन आर्थिक रूप से अभी भी वो पिछड़ा हुआ था। तो अब आर्थिक न्याय की धारा को चलाने का समय आ गया है और आर्थिक न्याय को दिलाने के लिए ये बहुत लंबी मांग थी। 2010 में भी लालू यादव जी ने पार्लियामेंट में इसकी मांग की थी और उसके बाद जनगणना भी हुई, इसमें आंकड़े भी एकत्रित किए गए, लेकिन वो रिलीज नहीं किए गए। बिहार में ये लड़ाई लड़ी जा रही थी, नीतीश कुमार इसके लिए लड़ रहे थे, फिर तेजस्वी यादव जब साथ में आए तो इन लोगों ने मिलकर के ये लड़ाई लड़ी। और सीधी सी बात ये है कि इसका एकमात्र जो उद्देश्य है कि किसी भी तरह से जो स्थिति बनी हुई है बिहार में, जो दलित, अति पिछड़ा समाज है और ओबीसी हैं, उनको आर्थिक रूप से सबल किया जा सके, आर्थिक रूप से उनको मजबूत किया जा सके, उनकी जो हिस्सेदारी है उसको, उसके अनुपात में उनकी भागीदारी दी जाए। हमारे बहुत पुराने बड़े नेता थे स्वर्गीय जगदेव बाबू, वो हमेशा कहते थे जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो वो भागीदारी उनकी मिल नहीं रही थी, या वो भागीदारी जितनी है उतनी हिस्सेदारी की बात करते थे, वो हो नहीं पा रहा था। लेकिन अब देखिए 1931 के सर्वे के हिसाब से जो ओबीसी का जो ये था वो 52% माना गया था। अगर सिर्फ ओबीसी को हम लोग अभी मान लें तो 63% है, लेकिन टोटल अगर आप जोड़ दिए तो 84% है। अगर 84% जो ओबीसी और पिछड़ा और उसमें यादव को भी इंक्लूड कर ले, उनका रिप्रेजेंटेशन हिंदुस्तान की जो डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ है उसमें क्या है। छोटी छोटी बातें आप देखिए, आप खुद पत्रकार हैं, आप देखिए कि जितने बड़े टीवी चैनल्स हैं उसमें कितने ओबीसी के पत्रकार दिखते हैं, ओबीसी के एडिटर्स दिखते हैं। उसको छोड़िए, आप आइए टीचिंग लाइन में 45 यूनिवर्सिटीज हैं भारत में, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें जो ओबीसी प्रोफेसर का, असिस्टेंट प्रोफेसर का और असिस्टेंट प्रोफेसर का रिप्रेजेंटेशन है, वो देखिए कितना नगण्य है। 10%, 11%, 13% इस तरह से। उसके बाद आप आइए जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज है उसमें आप रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, 7%, 11%, 16%, इस तरह से। एक अंदाजा ये बता रहा हूं, मेरे पास फिगर है, लेकिन आप सब फिगर जानते हैं, वो सब कुछ सामने दिखता है। दूसरी एक छोटी सी और बात आपको बताएं कि बिहार से 16 राज्यसभा सांसद जाते हैं, विभिन्न दलों के द्वारा भेजे जाते हैं, 8 उसमें स्वर्ण जाति के हैं। तो ये अब ये तय हो गया कि 15% स्वर्ण जाति के लोग हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन, अगर जुडिशरी जो होली का हो उसकी बात ना भी करें, आपको हमको सबको पता है कि पूरे भारत की जुडिशरी में किन लोगों की सबसे ज्यादा संख्या है, जिनकी आबादी बिहार की अगर इसमें बात हम करें प्रदेश में तो 3.56% है, लेकिन जुडिशरी में वो 70% से ऊपर है, सिविल सर्विसेज में वो 70% से ऊपर है। तो ये जो अन्याय होता चला आया 70 सालों में, और उसकी एक वजह ये थी कि साइंटिफिक डेटा हम लोगों के पास नहीं उपलब्ध था और एक 52% को मान लिया गया। अब अगर सिर्फ हम ओबीसी की बात करें तो भी वो 11% बढ़ गया है। तो इस हिसाब से रिजर्वेशन को बढ़ाया जाए और उस आधार पे साइंटिफिक डाटा है। अब आप देखिए एक चीज और देखिएगा आशुतोष जी, अभी बीच में गत वर्ष ये हुआ कि दूसरी जो स्वर्ण जात में जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसके लिए 10% का रिजर्वेशन दिया गया और उस पर सुप्रीम कोर्ट में भी मोहर लग गई।
कोई डेटा नहीं है, किसी तरह की कोई जनसंख्या का निर्धारण नहीं किया गया, लेकिन उनको दे दिया गया। सही है, और बट फैजल साहब, ये माफ करिए, मैं आपको बीच में टोकर, सवाल इसी बात को लेकर कि एससी एसटी के रिजर्वेशन तो संविधान लागू होने के बाद से लागू है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो है वो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू की, उसको भी लागू है, 30 साल से ज्यादा हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकारी नौकरियों में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो अब ये नया डेटा अगर आ भी जाएगा बिहार के अंदर, अगर आ भी जाएगा, तो ये इंप्लीमेंट कैसे होगा, इंश्योर कैसे करेंगे कि इनका रिप्रेजेंटेशन सरकारी नौकरियों में इनकी आबादी के हिसाब से हो? डेटा तो काका कालेरकर हाँ, कमेटी सारी की रिपोर्ट कमीशन हमारे सामने है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट हमने सामने है, 1931 की सेंसस की रिपोर्ट हमने सामने है। तो ये मान सकते हैं कि 52% से 53% का फर्क थोड़ा बहुत हो सकता है, मैं मान सकता हूं। लेकिन 52% का डेटा होने के बावजूद भी आज तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से सरकारी नौकरियों में, शिक्षण संस्थानों में कहीं उनका रिप्रेजेंटेशन उस हिसाब से नहीं है। तो इंश्योर कैसे होगा, ये तो बताइए मुझे। हाँ, देखिए, ये एक बहुत गंभीर सवाल है और इस पे अफर्मेटिव एक्शन की जरूरत यहाँ पे होती है। मुझे एक किस्सा याद है। एक बार मुझसे मैं मिला था मोहम्मद यूसुफ साहब से, जो नोबेल लॉरिएट हैं बांग्लादेश के। तो उन्होंने एक बात मुझे कही थी कि देखिए, मैं नोबेल लॉरिएट हूँ, मैंने ग्रामीण बैंक बनाया, मेरी बेटी है वो डॉक्टर बनी, और मेरी पत्नी जो है वो कुछ नहीं जानती है, लिख पढ़ भी नहीं सकती है, देखने में मेरी बेटी से ज्यादा सुंदर है, हर तरह से बहुत अच्छी है, लेकिन वो अनपढ़ है, वो नहीं कुछ कर पाई, लेकिन उसकी बेटी यानी मेरी बेटी डॉक्टर बनी। तो ऐसा क्यों हुआ? इसलिए, बहुत अच्छे से उन्होंने बात की, इसलिए कि मेरी बीवी को समाज ने वो सुविधाएं, वो रिसोर्सेज नहीं मुहैया कराए जो मेरी बेटी को मिला। तो अब सवाल यही है कि जो रिसोर्सेज हैं वो मुहैया कराने की बात है। हम लोग इस बात को लेके कटिबद्ध हैं कि बिहार में जैसे ही ये फिगर आया, आज भी आप देखिए नीतीश कुमार का जो स्टेटमेंट आया और लालू जी का जो स्टेटमेंट आया और तेजस्वी यादव का जो स्टेटमेंट आया, बिल्कुल तय। ये बात मैं पहले भी आपके शो में कह चुका हूं कि एक रिपोर्ट, एक रोड मैप तय है कि जैसे ही ये फिगर आएगा, ये डेटा आएगा, तो बढ़ चढ़ करके वो स्कीम्स लाई जाएंगी, वैसे अफर्मेटिव एक्शन शुरू किए जाएंगे जो अब तक पिछड़ गए हैं। जो आप कह रहे हैं कि नहीं मिला, मंडल कमीशन लागू होने के बाद भी नहीं मिला 27%, जी, तो उसमें एक सामाजिक सोच की बड़ी। हाँ फैजल साहब, देखिए 1991 के बाद से तो वहां लालू यादव की सरकार और नीतीश कुमार की सरकार है। तो 30 साल से तो पिछड़े ओबीसी पॉलिटिक्स करने वालों की ही सरकार वहां पे है ना। अगर है तो इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पाया, रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं हो पा रहा, ये सवाल है ना। देखिए, तो आप सही कह रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार की और लालू जी की जो 30 साल की उपलब्धि है, वो मैं आपको बताऊं कि इतना तो आप मानिएगा आशुतोष जी कि बिहार पूरी हिंदी पट्टी में अकेला राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी जड़ नहीं जमा पाई। आज उनकी स्थिति यह है कि 3 नेता का आपने नाम लिया, तीनों अलग अलग बातें कर रहे हैं, इसलिए कि उनके पास बोलने को कुछ नहीं है। उनके वो नेता विहीन पार्टी है और जमीन पे कहीं नहीं है। तो ये जो 30 साल की जो राजनीति हुई और जो सत्ता रही बैकवर्ड्स के पास, या आप कह लीजिए कि जो हमारे सामाजिक न्याय के लोग हैं उनके पास, तो उन लोगों के साथ जो केंद्र में उस वक्त की सरकारें रहीं, मैं बहुत स्पष्ट तौर पर ये कह रहा हूं, उनसे अपनी सरकारों को बचाने का ये पिछले 18 साल नीतीश कुमार जो थे भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। ये वो पार्टी थी जो अभी तक किसी तरह से भी चाह रही थी कि जनगणना नहीं हो। आपने सुशील मोदी का उदाहरण दिया, अगर वो इतना ही चाह रहे थे तो केंद्र में कर दें। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।